हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम के अंतर्गत चौथा नियम गे-लुसैक का गैसीय आयतनों का नियम या गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इस नियम के अनुसार क्या है, जब गैसें रासायनिक अभिक्रियाओं में संयुक्त होती हैं, मतलब जब गैसें रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके आयतन सरल पूर्णांक अनुपात में होते हैं। ठीक। और यदि प्रोडक्ट भी गैस हो तो उनका आयतन भी अभिकारक गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता है। ठीक। और इसके लिए कंडीशन एक ही है कि सभी गैसें समान ताप और दाब पर मापी गई हो। तो इसको अच्छे से अब हम लोग क्या है एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो अब तक हमने जो 3 नियम देखे थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम, वो तीनों नियम क्या है, द्रव्यमान के अनुपात से संबंधित थे और द्रव्यमान से संबंधित थे मतलब मात्रा से संबंधित थे। और ये जो चौथा नियम है ये आयतन से संबंधित है। ठीक। पहले तीनों नियम किससे संबंधित थे, मास। वो क्या है, उसमें केमिकल्स के क्या है, वेट कर लिए जाते थे, वजन या भार लिया जाता था। इसमें क्या है, आयतन को ध्यान में रखकर ये नियम दिया गया है। तो 1808 में गे-लुसैक ने ये नियम दिया। इसके पहले क्या है, 1803 में जॉन डाल्टन ने क्या है, गुणित अनुपात का नियम दिया था। वो सब क्या है, द्रव्यमान से संबंधित थे। उन तीनों नियमों में क्या है, द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात लेते थे और जितने भी रिएक्टेंट हैं या जो तत्व के द्रव्यमान हैं वो क्या है, सरल अनुपात या स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात में होते थे। अब क्या है, अब गैस यदि केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हों, ठीक, गैस मतलब तत्व है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तत्वों के रासायनिक संयोजन के नियम। तो तत्व क्या है, गैस भी क्या है, तत्व है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, गैस रूप में है, लेकिन ये भी क्या है, तत्व ही है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस भाग लेते हैं तो उनके जो आयतन है वो क्या है, सरल पूर्णांक अनुपात में होते हैं। ठीक। इसको हम लोग क्या है, अभी का एक कॉमन एक एग्जांपल समझ लेंगे। क्या है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, इससे क्या है, मान लो ये पानी बना। ठीक। एक और एग्जांपल क्या ले लेंगे, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, और इससे क्या है, अमोनिया गैस बना। ठीक। तो पहला एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, पानी का एक अणु बना रहे हैं या पानी बना रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या है, 2 आयतन है और ऑक्सीजन का 1 आयतन है। तो जो गैस भाग ले रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका अनुपात क्या है, यहाँ पे 2:1। ठीक। यही नियम से पता चल रहा है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया में गैस भाग लेते हैं तो गैसों के आयतन का अनुपात क्या है, सरल पूर्णांक अनुपात, सिंपल होल नंबर में रहता है। तो सबसे ये छोटा होल नंबर क्या है, 1 2, तो ये क्या है, सरल होल नंबर में है। गैसों के आयतन का अनुपात क्या है, सिंपल होल नंबर में होता है, सरल पूर्णांक अनुपात। ये क्या है, 2:1 है, जो कि बहुत ही सिंपल अनुपात है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट भी गैस बन रहा हो, तो ये 2 रिएक्टेंट गैस हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का क्या है, ये क्या है, नाइट्रोजन गैस है
और हाइड्रोजन गैस दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसका अनुपात क्या है, ये 3 आयतन है और ये भी क्या है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन क्या है, 2 आयतन, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, 1 आयतन है और हाइड्रोजन क्या है, 3 आयतन है, N2 प्लस H2। ठीक, नाइट्रोजन क्या है, 1 आयतन है और हाइड्रोजन के सामने क्या है, ये 3 आयतन है और ये दोनों मिलकर के क्या है, 2 आयतन किसका बना रहे हैं, अमोनिया गैस का। तो यहाँ पे अनुपात क्या है, सिंपल है, 1:3:2। ठीक, तो नियम यही है कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें भाग लेती हैं, ठीक, 2 गैसें जब रासायनिक अभिक्रिया करती हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर उनके आयतन का अनुपात निकालते हैं तो क्या है, सिंपल होल नंबर रहता है, सरल पूर्णांक अनुपात रहता है। यहाँ पे क्या है, 2:1 है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या देखें कि यहाँ पे 2 गैसें हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनका क्या है, आयतन क्या है, नाइट्रोजन 1 आयतन में है, हाइड्रोजन क्या है, 3 आयतन में है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, 2 आयतन में है। तो यहाँ पे भी जो रेशियो क्या है, 1:3:2 में है, जो कि क्या है, सिंपल होल नंबर है 1, 3 और 2। तो ये जो नियम है ये केवल गैसों के आयतन से संबंधित है। अगर इस नियम में या अगर रासायनिक अभिक्रिया में कोई सॉलिड या कोई लिक्विड भाग ले रहा है तो इसको, उसके आयतन को इसमें क्या है, हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ये नियम क्या है, गैसों के आयतन पर लागू होता है। अगर अभिक्रिया में कोई सॉलिड भाग ले रहा है या कोई लिक्विड ले रहा है या फिर कोई लिक्विड या सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है तो उन पर ये नियम लागू नहीं होगा, केवल गैसों के आयतन पर ये नियम लागू होगा। तो 2 एग्जाम्पल देख लिए और इसमें क्या कंडीशन बताया गया है कि सभी गैसें समान ताप और दाब पर मापी गई हो। ठीक, जो रासायनिक अभिक्रिया में गैस भाग ले रही हैं उन गैसों को क्या है, समान ताप व दाब पर मेजर करना होगा। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये नियम केवल तब लागू होगा जब गैसें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर मापी गई हो। ठीक, गैस को जब हम उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, फिक्स होगा। तो कितना रहता है, एसटीपी में टेम्परेचर कितना रहता है, टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना माना गया है, 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना माना गया है, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm या 1 बार या फिर इसी को क्या बोलते हैं 10⁵ पास्कल। ठीक, जो IUPAC है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केमिस्ट्री के लिए क्या है, एक संस्था है। उन्होंने क्या टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स किया है, स्टैंडर्ड 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर। जब भी हम लोग गैस का वॉल्यूम या आयतन मापेंगे उस समय टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या 273 केल्विन और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार या
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 10⁵ पास्कल। तो नियम क्या है? इतना है, जब गैसें रासायनिक अभिक्रियाओं में संयुक्त होती हैं, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें भाग ले रही हों, दो या दो से अधिक गैस क्या है जब रासायनिक अभिक्रिया करती हैं, तब क्या है, गैसों का जो आयतन है वो क्या है, हमेशा सरल पूर्णांक अनुपात में होता है, सिंपल होल नंबर में होता है। जैसे H2 और O2 जो गैस है, अगर पानी बना रहे हैं, उनका आयतन कितना है? 2:1, जो कि एक सरल अनुपात है। और दूसरा एग्जाम्पल देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं, तो यहाँ पर भी इनका अनुपात कितना है? 1:3:2। जब दो गैसें मिलकर यदि प्रोडक्ट भी गैस ही बना रही हो, तो प्रोडक्ट का भी जो आयतन का अनुपात है, प्रोडक्ट अगर गैस है तो उस गैस के आयतन भी क्या है, जो अभिकारक गैसें हैं, जो गैसें रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रही हैं, वो गैस और प्रोडक्ट के रूप में जो गैस बना है, उस गैस सबका आयतन क्या है? सरल पूर्णांक में अनुपात में होता है। यहाँ पे देखो 1:3:2। तो नियम क्या है? इतना ही है। तो इस समय क्या एक प्रॉब्लम क्या आया कि अभी अभी 1808 में ही ये नियम कब आया था? 1808 में 1808 में आया था। और इसी के तुरंत पहले जॉन डाल्टन ने क्या है, अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, परमाणु सिद्धांत। तो उन्होंने क्या है, इस नियम को क्या है, मानने से इनकार कर दिया। ठीक, उन्होंने गे-लुसाक ने जो प्रैक्टिकल किए थे, उनके रिजल्ट को क्या है, आधारहीन बता दिया और अविफल बता दिया। ठीक, उसमें त्रुटि है ऐसा कहा और इस नियम को नहीं माना। इसका क्या कारण था? जो जॉन डाल्टन है, उन्होंने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था, एटॉमिक थ्योरी। उनके अनुसार क्या था कि जो तत्व हैं जब संयोजित होते हैं तो वो द्रव्यमान के रूप में ही जुड़ते हैं। जॉन डाल्टन क्या मान रहे थे कि तत्व हमेशा द्रव्यमान के रूप में ही जुड़ते हैं, ऐसा जॉन डाल्टन मान रहे थे। ठीक, और उन्होंने ये माना कि तत्व आयतन के रूप में नहीं जुड़ते, क्योंकि क्या है, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, गैसों के संयोजन को नहीं समझा पाया था कि जब रासायनिक अभिक्रिया में गैस भाग लेते हैं, उस चीज को जॉन डाल्टन नहीं समझा पाए थे एटॉमिक थ्योरी में। उन्होंने क्या है, केवल द्रव्यमान के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को समझाया था और उन्होंने ये कहा था कि तत्वों के जो द्रव्यमान है रासायनिक अभिक्रिया में, उन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या है, सरल अनुपात में होता है, सरल छोटे पूर्णांक अनुपात में होता है। और गे-लुसाक ने क्या कहा था कि गैसों के जो आयतन है, गे-लुसाक ने नियम का आधार क्या माना था? गैसों के आयतन को माना था, जबकि जॉन डाल्टन क्या है, तत्वों के द्रव्यमान के अनुसार नियम दिए थे। द्रव्यमान मतलब वहां पे गैसों का क्या है, मास या वजन, वेट किया जाता था। जॉन डाल्टन ने तो गैस संबंधी प्रैक्टिकल नहीं किए थे, उन्होंने ऑक्साइडों का अध्ययन किया था। लेकिन गे-लुसाक ने क्या है, गैसों के आयतन संबंधी नियम दिए थे। तो जॉन डाल्टन ने क्या है, इस नियम को नहीं माना था। कारण ये था कि अगर गे-लुसाक के अगर नियम को सही माना जाए तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि अगर गैसें समान ताप और समान दाब पर मापी गई हो, तो अगर उनका हम समान आयतन लेते हैं, उनमें क्या है, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक, गे-लुसाक ने जो नियम दिया था, उसका ये निष्कर्ष निकल रहा था कि जब गैसों को समान ताप और समान दाब पर हम मेजर करते हैं
और उनका हम समान आयतन लेते हैं, एक समान आयतन लेते हैं, चाहे वो कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, अमोनिया हो, कोई भी गैस यदि समान ताप और दाब पर मेजर की गई हो, तो अगर उनका आयतन समान रहता है, समान आयतन लेते हैं, तो उनमें सभी गैसों के जो आयतन है उनमें परमाणुओं की संख्या क्या है, समान होती है। ये क्या है, गेल-लुसेक के नियम के निष्कर्ष के रूप में निकल रहा था। ठीक, जबकि जॉन डाल्टन का क्या कहना था कि चूंकि परमाणु, जॉन डाल्टन ने क्या है, एटॉमिक थ्योरी दिया था, उस समय तक अणु का कोई या मॉलिक्यूल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था। जॉन डाल्टन का कहना था कि परमाणु क्या है, छोटे बड़े होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु का आकार क्या है, छोटा होता है, वहीं पर नाइट्रोजन का बड़ा होता है, ऑक्सीजन का उससे बड़ा होता है, क्लोरीन का और बड़ा होता है। तो जॉन डाल्टन ने ये कहा कि विभिन्न गैसों के या तत्वों के जो परमाणु का आकार है वो क्या है, छोटा और बड़ा होता है। इसलिए अगर उनका हम आयतन अगर समान भी ले लें तो छोटे छोटे परमाणु आकार वाले गैसों के जो आयतन में परमाणुओं की संख्या अधिक होगी, और जिन गैसों के परमाणुओं के आकार बड़े बड़े हैं, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, अगर बड़े परमाणु आकार वाले गैस को हम उसी समान आयतन में लेते हैं तो क्या है, उस आयतन में बड़े परमाणु वाले गैसों के जो परमाणुओं की संख्या क्या है वो कम होगी, और छोटे परमाणु आकार वाले जो गैस हैं उनके परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। ऐसा जॉन डाल्टन का मानना था। ठीक, कि समान आयतन में अगर गैसें समान ताप और दाब पर ली भी जाएं, तब समान आयतन में सभी गैसों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी, ऐसा जॉन डाल्टन ने कहा और गेल-लुसेक के नियम को नहीं माना। और उनका क्या कहना था कि जॉन डाल्टन ने क्या है, परमाणु का सिद्धांत दिया था, एटॉमिक थ्योरी। उसमें उन्होंने ये बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, और परमाणु जब भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तो वो एक पूर्णांक रूप में भाग लेंगे। ठीक, परमाणु क्या है, पूर्णांक में भाग लेते हैं, मतलब उन्होंने परमाणु की पूर्णांक प्रकृति को बताया था कि कोई भी परमाणु पूर्णांक रूप में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, वो क्या है, डेसिमल नंबर में वो भाग नहीं ले सकता, पूर्णांक में ही भाग लेगा, 1 2 3 4 ऐसा। और गेल-लुसेक के अनुसार भी क्या है कि गैसों के जो आयतन है वो क्या है, सरल पूर्णांक में ही होते हैं। तो उनके मतभेद का क्या कारण था कि गैसों के उस समय तक क्या है, अणु का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो मतभेद का क्या कारण था कि गैसें किस प्रकार से संयोजित होती हैं, और संयोजित होने वाले गैसों में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ये दोनों क्या है, मतभेद का कारण था। क्योंकि उस समय तक क्या है, अणु का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। अणु का कॉन्सेप्ट या मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेप्ट है वो 1811 में 1811 में क्या है, एवोगैड्रो ने दिया था। ठीक, तो अणु का चूंकि कॉन्सेप्ट नहीं आया था, इसलिए उस समय गेल-लुसेक का नियम इस फॉर्म में नहीं लिखाया जाता था कि H2 + O2 = 2H2O। ये केमिकल फॉर्मूला क्या है, बाद में आया। उस समय तक केमिकल फॉर्मूला लिखने का जो मॉडर्न तरीका है H2O2 वाला, इस प्रकार का ये विकसित नहीं हुआ था। ये केमिकल फॉर्मूला क्या है, 1808 के समय में इस प्रकार क्या है, केमिकल फॉर्मूला को लिखने का तरीका विकसित नहीं हुआ था, और ये क्या है, आणविक रूप में लिखा गया है, जो कि अभी क्या है,
अभी चूंकि इस समय अणु और परमाणु का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए ये दिखने में इजी दिख रहे हैं, लेकिन ये बात उस समय की है जब अणु का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। उस समय गे लुसेक क्या है, उन्होंने जो नियम दिया था, उन्होंने अपने नियम को क्या है प्रैक्टिकल के आधार पर दिया था। तो उन्होंने नियम को इस प्रकार से दिया था, दो आयतन, ठीक, दो आयतन किसका रहेगा, हाइड्रोजन का, और एक आयतन ऑक्सीजन का, और इससे मिलकर बन रहा है दो आयतन भाप का, ठीक, जल वाष्प या पानी के भाप का। उस समय क्या है, ये जो नियम है इस फॉर्म में लिखा गया था, ठीक, दो आयतन हाइड्रोजन, एक आयतन ऑक्सीजन, और दो आयतन क्या है, जो प्रोडक्ट बना क्या है, दो आयतन जल वाष्प का, ठीक। तो अगर जॉन डाल्टन ने देखा कि अगर हम इस आयतन को क्या है परमाणु फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो परमाणु क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और हो जाएगा एक परमाणु यहाँ पे किसका हो जाएगा, अगर परमाणु के फॉर्म में लिखते हैं तो एक परमाणु हो जाएगा ऑक्सीजन का, और यहाँ पे बनता है दो परमाणु किसका बनता है, जल वाष्प का। ठीक, जॉन डाल्टन ने क्या है लुसेक के नियम को परमाणु के फॉर्म में ऐसा समझा कि जहां दो आयतन हाइड्रोजन है उसको दो परमाणु हाइड्रोजन लिख दिया, और एक आयतन ऑक्सीजन है उसको क्या है एक आयतन क्या है एक परमाणु ऑक्सीजन लिख दिया, और जो प्रोडक्ट बना जल वाष्प उसको क्या है दो परमाणु जल वाष्प का लिख दिया। तब यहाँ पे क्या है दो आयतन यहाँ पे जल वाष्प बना, ठीक। और अगर इसको हम लोग एक आयतन अगर जल वाष्प का प्राप्त करना चाहें, ठीक, अगर इसी नियम को और सिंपल तरीके से अगर लिखें कि अगर यहाँ पे क्या है दो आयतन जल वाष्प का बना था, अगर इसको एक आयतन प्राप्त करना चाहें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर देंगे, इसको अगर एक आयतन लिखना है तो इसको आधा आधा करना पड़ेगा, ये क्या है एक आयतन हो जाएगा और ये क्या है आधा हो जाएगा, ठीक। पहले क्या है ये दो आयतन बन रहा था, अगर हम जल वाष्प को एक आयतन प्राप्त करना चाहेंगे तब क्या है एक आयतन हाइड्रोजन का लगेगा और आधा आयतन ऑक्सीजन का लगेगा। तो ये क्या है जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो क्या है, इसके अनुसार क्या है ऑक्सीजन क्या है आधा भाग ले रहा है, आधा परमाणु, जबकि जॉन डाल्टन ने क्या कहा था परमाणु क्या है पूर्णांक रूप में ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और परमाणु अविभाज्य होते हैं। तो जॉन डाल्टन के अनुसार क्या है ये नियम गलत हो जाता और उन्होंने लुसेक के नियम को गलत ही माना। तब क्या है एवोगैड्रो ने क्या है बताया कि गैसों के जो गैस होते हैं वो परमाणु रूप में भाग नहीं लेते बल्कि अणु रूप में भाग लेते हैं, ठीक। दोनों के मतभेद को सुलझाने के लिए क्या है एवोगैड्रो ने कहा, एवोगैड्रो ने क्या है अणु का कॉन्सेप्ट दिया, मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट। उन्होंने क्या कहा कि गैस क्या है परमाणु के रूप में भाग नहीं ले रहे हैं बल्कि अणु के रूप में भाग ले रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा कि गैस इस रूप में भाग नहीं लेते बल्कि H2 के फॉर्म में भाग लेते हैं, ठीक। जॉन डाल्टन क्या है
अब तक अणु को नहीं समझा पाए थे। अणु को क्या है, वो संयुक्त परमाणु ही कहते थे। और एवोगैड्रो ने, जो एवोगैड्रो हैं, उन्होंने कहा कि गैसें क्या है, अणु के रूप में रहती हैं और अणु के रूप में ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं। ये किसने कहा? एवोगैड्रो ने। और ऑक्सीजन भी क्या है, अणु के रूप में ही भाग लेता है। ठीक, ऐसा किसने बताया? एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो ने क्या है, दोनों के मतभेद को सुलझाने के लिए अणु का कॉन्सेप्ट बताया और कहा कि गैसें परमाणु के फॉर्म में नहीं बल्कि अणु के रूप में भाग लेती हैं और गैसें क्या है, अणु के रूप में ही रहती हैं। परमाणु क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन कुछ तत्वों के परमाणु क्या है, स्थिर रहते भी हैं और स्वतंत्र रहते हैं, या क्या है, स्वतंत्र नहीं भी रहते। तो कुछ तत्वों के परमाणु क्या है, इस रूप में रहते हैं, अणु के रूप में रहते हैं। ऐसा किसने कहा? एवोगैड्रो ने कहा कि गैसों के जो परमाणु हैं वो अणु के रूप में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या है, ये वाला फॉर्मूला लिखा जो अभी हम लोग वर्तमान में जिस फॉर्मूले को H2 + O2 = H2O लिख रहे हैं। ठीक, ये फॉर्मूला क्या है, 1808 में नहीं आया था। इसको क्या है, इस रूप में लिखने के लिए किसने बताया? एवोगैड्रो ने ये वाला फॉर्मूला दिया, एवोगैड्रो ने, कि गैसें अणु के फॉर्म में भाग लेती हैं। अब इसके बाद दोनों का मतभेद क्या है, अब सुलझ जाएगा। ये क्या है, दो अणु है इसका, और ये क्या है, एक अणु है। एक अणु है मतलब यहाँ पे दो परमाणु हैं। ठीक, और यहाँ पे दो अणु है मतलब 4 परमाणु हैं। और यहाँ पे 2 अणु पानी का है, जल वाष्प का 2 अणु है। ठीक, तो अब क्या है, चूंकि गैस क्या है, अब अणु के रूप में भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पे पानी का अणु टूटता है परमाणु के रूप में, यहाँ पे परमाणु नहीं टूटता। ठीक, यहाँ पे अणु क्या है, विभाज्य होते हैं और परमाणु के रूप में टूटते हैं। उसके बाद ये परमाणु क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, तो इससे क्या है, जॉन डाल्टन के नियम भी क्या है, सही सिद्ध हुआ और गे-लुसाक का नियम भी सही सिद्ध हो गया। क्योंकि अब क्या है, जॉन डाल्टन का जो नियम था कि परमाणु क्या है, पूर्णांक के रूप में ही भाग लेते हैं, परमाणु अविभाज्य है, तो यहाँ पे क्या है, परमाणु नहीं टूटता बल्कि अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते समय क्या है, पहले परमाणु के रूप में टूटता है, उसके बाद परमाणु क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार से गे-लुसैक का नियम और जॉन डाल्टन का नियम दोनों ही सही सिद्ध हुआ और इसको सुलझाने के लिए मदद किया एवोगैड्रो ने। तो हम अगला जो नियम पढ़ेंगे, एवोगैड्रो का नियम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एवोगैड्रो का नियम। तो एवोगैड्रो ने कौन सा नियम दिया था? 1811 में एमेडियो एवोगैड्रो, जो कि इटली से थे, उन्होंने कहा कि समान ताप और दाब पर, मतलब एसटीपी पर, सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो एमेडियो एवोगैड्रो ने 1811 में क्या कहा कि यदि ताप और दाब क्या है, स्टैंडर्ड हो, समान ताप और दाब पर कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सभी गैसों के समान आयतन, अगर आयतन समान होगा तो उसमें
अणुओं की संख्या समान होती है। तो अभी इससे पहले देखे थे कि एसटीपी क्या है। तो जो IUPAC है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो इंटरनेशनल जो एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एसटीपी क्या बताया, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। ठीक, और जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो कितना बताया, 1 बार या फिर 1 ATM या 10⁵ पास्कल। ठीक, तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर क्या है, 1 ATM है, इस कंडीशन में अगर हम गैस लेते हैं और कोई भी गैस लें, उनका एक निश्चित आयतन लेते हैं, ठीक, तो उनमें क्या है, अणुओं की संख्या समान रहती है। तो चाहे हाइड्रोजन ले, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है, किसी गैस के रंग, गंध या उसकी रासायनिक प्रकृति आदि पर निर्भर नहीं करता। यदि ताप और दाब समान है तो समान आयतन में क्या है, अणुओं की संख्या क्या है, समान होती है। ठीक, तो अगर हम लोग क्या है, कोई भी गैस देखें, अगर उनका 1 मोल लेते हैं, ठीक, आयतन क्या ले लिए, 1 मोल। 1 मोल क्या है, हम लोग क्या ले रहे हैं, आयतन, वो क्या है, हमेशा कितना होता है, 1 मोल का आयतन जो है, चाहे कोई भी गैस हो, अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड रखें, तो 1 मोल जो अणुओं का आयतन है वो है 22.5 लीटर। ठीक, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है। तो ये है एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो के नियम से पहले क्या है, अणु का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, मॉलिक्यूल का। एवोगैड्रो ने ही अणु का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि गैसों में परमाणु क्या है, अणु के रूप में रहते हैं, न कि परमाणु के रूप में। ठीक, एवोगैड्रो ने ही बताया कि गैसों में जो परमाणु है, अणु के रूप में क्या है, संयुक्त रहते हैं, और अणु जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तब अणु क्या है, पहले परमाणु में टूटते हैं, उसके बाद क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये उस समय क्या है, जब गैल-लुसाक ने नियम दिया था, ये फॉर्मूला उस समय जनरेट नहीं हुआ था। एवोगैड्रो ने जब अणु का कॉन्सेप्ट लाया, उसके बाद क्या है, आसानी से जल वाष्प का बनना या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल वाष्प या पानी का बनना क्या है, समझाया जा सका। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का क्या है, 2 वॉल्यूम है यहाँ पे, ये एक वॉल्यूम और ये एक वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ पे 2 आयतन क्या है, हाइड्रोजन गैस का है, और एक आयतन क्या है, ऑक्सीजन गैस का ले लिए हैं। ठीक, और उसके बाद जो फॉर्म हो रहा है, जल वाष्प जो बन रहा है, उसका यहाँ पे 2 आयतन है। तो इसमें क्या है, अणुओं की संख्या क्या है, समान होती है। ठीक, अगर हम समान आयतन लेते हैं तो अणुओं की संख्या क्या है, समान होगी। ऐसा किसने कहा, एवोगैड्रो ने कहा। ठीक, अणुओं की संख्या हमेशा समान आयतन में समान होगी। तो एवोगैड्रो ने कहा कि 1 मोल गैस में
जो अणुओं की संख्या क्या है निश्चित होती है उसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल में कितने अणु होते हैं? चलो देखते हैं यहाँ पे 1 मोल इक्वल टू 1 मोल में कितने अणु होते हैं गैस के? 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में क्या है, किसी भी गैस के क्या है इतने अणु फिक्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। यदि ताप और दाब क्या है स्टैंडर्ड है, 0 डिग्री है ताप और दाब क्या है 1 बार, तब अगर आयतन हम लोग किसी भी गैस का अगर हम लोग क्या है 1 मोल है तो उसमें अणुओं की संख्या क्या है समान होगी और वो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23 और इसे ही क्या कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर। इसे ही क्या कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर और इसे Na इससे डिनोट करते हैं। ठीक, एवोगैड्रो नंबर को किससे डिनोट करते हैं Na से। तो एवोगैड्रो ने क्या है अणु के रूप में क्या है गैसों के रासायनिक संयोजन में भाग लेने की प्रक्रिया को बताया कि अणु गैसों के जो परमाणु हैं वो अणु के रूप में रहते हैं संयुक्त रूप में। ठीक, गैसों में परमाणु अणु के रूप में रहते हैं संयुक्त रूप से। जैसे हाइड्रोजन गैस में H2 अणु के रूप में होंगे, ऑक्सीजन में O2 के रूप में, नाइट्रोजन में N2 के रूप में। ये क्या है डाई एटॉमिक फॉर्म है। ठीक, और कोई कोई गैस ऐसे हैं जिसमें मोनो एटॉमिक होता है, एक ही परमाणु अणु के रूप में होता है। वो क्या है जो मोनो एटॉमिक गैसीय जो अणु है मोनो एटॉमिक फॉर्म में जो रहते हैं अणु, ये क्या है डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक द्विअणु फॉर्म में रहते हैं, ये द्विपरमाणु फॉर्म में रहते हैं। और एक क्या है मोनो एटॉमिक एकल परमाणु के रूप में है, जैसे हीलियम ऑर्गन, ये सब क्या है मोनो एटॉमिक अणु है, मोनो एटॉमिक है। इनके अणु में एक ही एटम रहता है। ये निष्क्रिय गैस है, नियॉन भी, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब क्या है इनके अणु में 2 परमाणु होते हैं। तो ये क्या है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में जो अणु हैं वे द्विपरमाणु फॉर्म में रहते हैं। ठीक, डाई एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं इसमें, और इसमें मोनो एटॉमिक। और कोई कोई गैस ऐसे हैं जैसे ओजोन है, यहाँ पे क्या है अणु ट्राई एटॉमिक फॉर्म में होंगे, जैसे CO2 का एक गैस हो गया, यहाँ पे भी अणु क्या है ट्राई एटॉमिक में रहेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है ऑक्सीजन के 3 परमाणु संयुक्त हैं, यहाँ पे CO2 के एक अणु में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के परमाणु संयुक्त रूप से हैं। तो ये क्या है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। तो एवोगैड्रो ने बताया कि गैसों में जो अणु हैं, गैसों के जो परमाणु हैं वो अणु के रूप में रहते हैं, चाहे वो अणु एक ही परमाणु से मिलकर बना हो जिसे हम लोग क्या कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल या एक परमाणु कणु। ठीक, चाहे वो द्विपरमाणु कणु के रूप में हो,
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस में जो परमाणु हैं वो अणु के रूप में रहते हैं, द्विपरमाणु अणु के रूप में। और जो ओजोन है या CO2 है, इन गैसों में जो मॉलिक्यूल है या अणु है वो क्या है, त्रिपरमाणु अणु के रूप में रहते हैं। ये किसने कहा, एवोगैड्रो ने। तो एवोगैड्रो ने क्या है, अणु का कॉन्सेप्ट लाया और उसके बाद ये नियम दिया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है ताप और दाब 1 ATM है, और तो उसमें क्या है, अगर आयतन क्या है, आयतन क्या है 22.4 लीटर है, तो उसमें अणुओं की संख्या क्या है, समान होगी, चाहे वो कोई भी गैस हो। अगर आयतन समान है, ताप और दाब समान है, एक ही स्थिति में है सब, तो कोई भी गैस हो उसमें अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसे ही हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर या 1 मोल कहते हैं। और यही क्या है, एवोगैड्रो का नियम है। और ये नियम क्या है, किसे समझने में मदद करता है, इसके द्वारा क्या है, परमाणु सिद्धांत में संशोधन किया गया, फिर अणु भार को निकालने में ये मदद करता है। उसके अलावा इससे और क्या पता चलता है कि गैसों के आयतन क्या है, मोल के क्या है, समानुपाती होंगे। जितने ज्यादा मोल रहेंगे किसी गैस में उसका आयतन उतना ही अधिक होगा। ठीक, मोल और आयतन के संबंध को भी एवोगैड्रो के नियम से समझने में सहायता मिली। किसी गैस में जितने अधिक मोल होंगे उतना ही अधिक उसका आयतन होगा। तो ये था एवोगैड्रो का नियम। इसके बाद हम लोग समझेंगे मोलर कॉन्सेप्ट या मोल अवधारणा। अगली क्लास में हम लोग क्या समझेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या है, जितने भी नियम पढ़े हैं उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।